हाय गाइस। तो कल हम लोगों का हो गया था बैंक ऑडिट का लगभग आधा आधा आप बोल सकते हो। ठीक है। ये क्या है एग्जांपल्स ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो सिक्योरिटीज होते हैं वो सारे के तब तक हम लोगों का हो गया था। ठीक है। अरे मैं हर बार भूल जाता हूँ वेलकम करना। ठीक है। हाँ। तो वेलकम टू आवर चैनल। ये चैनल में हम लोग अभी मई 25 और सितंबर 25 स्टूडेंट्स के लिए सी इंटर ऑडिट के लिए रेगुलर बैच ले रहे हैं। ये बैच शायद 20 तारीख तक खत्म हो जाना चाहिए। जितना मतलब ज्यादा से ज्यादा 20 तारीख तक खत्म हो ही जाएगा। ठीक है। और बैंक ऑडिट का हम लोगों का ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुका है। आज थर्ड लेक्चर है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो ये जो सिक्योरिटी आप बोले ना, तो ये जो सिक्योरिटी था तो वो क्रिएट होता कैसे है? ठीक है। मतलब मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। ये ना आप मतलब फेस पेज पे लिखना। और अगर होगा तो आप, अगर होगा आप देख लीजिए। क्योंकि 6 पॉइंट है तो अगर होगा तो आप इससे लिखना क्या बोलते हैं, एडजॉइनिंग पेज पे लिखना। या फिर नॉर्मल एडजॉइनिंग पेज पे मुझे लगता है कि अच्छा हो, क्योंकि छह छह पॉइंट है ना, फिर भी आप देख लो पहले उसके बाद लिख लेना। मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। ठीक है। 6 पॉइंट्स है मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी के। क्या क्या है? ओ भाई। फर्स्ट है मॉर्गेज। ठीक है। दूसरा है प्लेज। तीसरा है हाइपोथेकेशन। हाइपोथिकेशन। आपको ना मेरा वॉइस थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेन बात है ना, मैं हेडफोन में रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे पास अभी तक माइक है नहीं। तो वो माइक लेना पड़ेगा, माइक एक बार ले लूंगा तो वॉइस क्लियर होगा। असाइनमेंट। तो आप बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। शेट ऑफ नियम। ठीक है। मॉर्गेज। मॉर्गेज। प्लेज। हाइपोथिकेशन। असाइनमेंट। शेट ऑफ। अभी मॉर्गेज में दो टाइप के मॉर्गेज होता है। ठीक है। एक, एक, दो। एक होता है रजिस्टर्ड मॉर्गेज। रजिस्टर्ड मॉर्गेज। और एक होता है अनरजिस्टर्ड मॉर्गेज।
रजिस्टर्ड मॉर्गेज में क्या होता है? ऑब्वियसली ये रजिस्टर्ड होता है। इट कैन बी affected. It can be affected by registered instrument. Registered instrument called to called the mortgage deed. Mortgage deed जो कि साइंड होता है, साइंड बाय मॉर्गेजर। It can be affected by registered instrument called the mortgage deed signed by mortgager। ठीक है। और अनरजिस्टर्ड मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज और एक होता है, अनरजिस्टर्ड नहीं, इक्विटेबल मॉर्गेज। तो कोई भी मॉर्गेज तो यही होगा ना। क्या बोलते हैं, रजिस्टर तो होगा ही। इक्विटेबल मॉर्गेज। ठीक है। अभी इक्विटेबल मॉर्गेज क्या होता है? ऑन द अदर हैंड इट इज affected by affected by a merry delivery, a merry delivery of title deed or other documents of title or other documents of title with intent to create security thereof। ठीक है। एक होता है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मॉर्गेज डीड से अफेक्टेड, और एक होता है आ, और एक होता है मेरी डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स। ठीक है। और अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। ठीक है। अभी है प्लेज। प्लेज में क्या है? इट इन्वॉल्व बेलमेंट, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द borrower, the borrower to the lending bank, to the lending bank with the intention
with the intention of creating a charge or creating a charge thereon as security for the advance. It involves bailment or delivery of goods by the borrower to the lending man with the intention of a of creating a charge thereon as security. ठीक है? हाइपोथिकेशन क्या है? It is the creation of an equitable charge which is created in favor of the lending bank by execution of hypothecation agreement in respect of the movable 2 मिनट दीजिए मुझे. हाँ, सॉरी सॉरी, एक कॉल आ गया था. हाँ, मूवेबल क्या है? इट इज क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल चार्ज विच इज क्रिएटेड in favor of lending bank by execution of hypothecation agreement in respect of the movable securities in belonging to the borrower. ठीक है? In respect of the movable securities, in respect of the movable securities in belonging to the borrower. ठीक है? असाइनमेंट. अभी असाइनमेंट क्या है? It represents a transfer of an existing or future debt right or property
belonging to a person in favor of another person, in favor of another person. ठीक है? An assignment gives the assignee absolute right over the money or debts assigned to him. It represents a transfer of an existing or future transfer of an existing or future debt, right or property, right or property belonging to a person in favor of another person. ठीक है? असाइनमेंट गिव्स द असाइनी मतलब जिसको असाइन किया गया है एब्सोल्यूट राइट ओवर द मनी और डेट असाइन टू हिम. ठीक है? एब्सोल्यूट मतलब वो लास्ट फाइनल राइट मतलब हर चीज कर सकते हैं वो. एब्सोल्यूट राइट ओवर द मनी और डेट असाइन टू हिम. ठीक है? अभी शेट ऑफ सेट ऑफ क्या है? इट इज ए statutory right of a creditor to adjust wholly or wholly or partly the debit balance lying in another account of the debtor. ऑब्वियस भाई इसमें मतलब बस हम लोग लिख रहे हैं लेकिन आपको पता ही है कि सेटअप क्या है. For the purpose of setup, all the branches of a bank are treated as one single entity. Are treated as one single entity. और है बाकी है लियन. लियन में क्या है?
It is a creation of legal charge with consent of the owner. Which gives lender a, a legal right to seize and dispose or liquidate, dispose or liquidate the asset under lien. ठीक है, तो एक एक करके हम लोग और एक बार पढ़ लेते हैं। मॉर्गेज में क्या है, दो तरीके के मॉर्गेज, रजिस्टर्ड मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या है, इट कैन बी रजिस्टर्ड मॉर्गेज में इट कैन बी अफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड डीड, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, जो कि मॉर्गेज डीड बोला जाता है, जो कि साइन बाय मॉर्गेजर होता है। इक्विटेबल मॉर्गेज क्या होता है, ऑन द अदर हैंड इट इज अफेक्टेड बाय मेरी डिलीवरी ऑफ टाइटल और अदर टाइटल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, प्लेज में क्या है, इट इन्वॉल्व डेलमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बोरोअर टू द लेंडिंग मैन विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग ए चार्ज देयर ऑन एज ए सिक्योरिटी। ठीक है, हाइपोथेकेशन क्या है, इट इज अ क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल चार्ज विच इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द लेंडिंग मैन बाय एग्जीक्यूशन ऑफ हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट। मतलब हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट के मतलब उसको एग्जीक्यूट करके जो चार्ज क्रिएट किया जाता है उसको बोला जाता है हाइपोथिकेशन चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ मूवेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, असाइनमेंट क्या है कि आप एक लोन के असाइन कर दिए दूसरे पर्सन के, मतलब अगर सोच लीजिए गौरव का लोन असाइन कर दिए अगर अमित के साथ, तो अमित के पास उसका उस लोन के ऊपर प्रॉपर राइट हो जाएगा। लाइक अगर सोच लीजिए 10 लाख का लोन है और जो गौरव है वो 2 लाख ऑलरेडी ले चुका है, 8 लाख बाकी है लोन से लेना। तो अगर तब अगर अमित के पास वो असाइन हो गया तो क्या होगा, लोन का ईएमआई भी वो देगा, और उसके साथ साथ जो 2 लाख तो अमित गौरव से लेगा ही लेगा, उसके साथ साथ जो बाकी के 8 लाख है उसका पूरा राइट वो अमित के पास आ जाएगा। ठीक है, सेटअप तो पता ही है, सेटअप तो मतलब नहीं हुआ इट लियन क्या, इट इज द क्रिएशन ऑफ लीगल चार्ज विद कंसेंट ऑफ द ओनर व्हिच गिव्स लेंडर ए लीगल राइट टू सीज एंड डिस्पोज और लिक्विडेट द एसेट। ठीक है, ये है मोड ऑफ क्रिएशन। अभी ये हम लोग मोड ऑफ क्रिएशन मतलब अलग अलग टाइप के सिक्योरिटीज तो देख ली। अभी एग्रीकल्चर एडवांसेस जो है ना, वो कितने तरीके के एग्रीकल्चरल एडवांसेस?
It's a long duration crops. It's a long duration crop. It's a short duration crop. ठीक है, दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन, एक है शॉर्ट ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप क्या है? इट वुड बी क्रॉप्स विच क्रॉप सीजन। भाई साहब बहुत ज्यादा मोटा है। क्रॉप सीजन लॉन्गर देन। ठीक है, क्रॉप सीजन ना, ये याद रखना। अभी आप बोलोगे कि एक क्रॉप सीजन मतलब क्या, वो भी बोलेंगे। लॉन्गर देन 1 ईयर। और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप वो होता है विच इज नॉट लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। क्रॉप विच आर नॉट लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। ठीक है, अभी क्रॉप सीजन क्या है? क्रॉप सीजन क्या है? इट मीन्स द पीरियड up to harvesting of crops raised or would be as determined by the state level bankers committee in each state। ठीक है, क्रॉप सीजन मतलब क्या, ये पीरियड अप टू हार्वेस्टिंग। ठीक है, पीरियड मीन्स द पीरियड अप टू हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। मतलब क्या, सोचिए द पीरियड अप टू हार्वेस्टिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या, सोचिए एक, मैं धान के खेत का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर सोचिए ये है धान। ठीक है, ये है धान है, धान का खेत है। ठीक है, इसको बोने से, लाइक सीडिंग से, सीडिंग के पहले भी अगर कुछ होता होगा, मुझे उतना आइडिया नहीं है, पूरा हार्वेस्टिंग होने तक
ठीक है, पूरा हार्वेस्टिंग होने तक, हार्वेस्टिंग होने तक जो पीरियड है, मेरा बहुत गंदा है ड्राइंग है, माफ कीजिएगा, जो पीरियड है उसको बोला जाएगा हार्वेस्टिंग पीरियड, मतलब पीरियड क्रॉप सीजन। ठीक है, और वो क्या है, ये तो लाइक कोई एक नॉर्मल फार्मर बोला कि मेरे को 1 साल लगता है, कोई फार्मर बोला मेरे को 6 महीना लगता है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या वुड बी एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। हर एक स्टेट में एक स्टेट लेवल बैंकर होते हैं जो मतलब ठीक करते हैं कि ये चीज का क्रॉप सीजन इतना होगा, ये चीज का क्रॉप सीजन इतना होगा। ठीक है, ये है एडवांसेस फॉर ये एग्रीकल्चर एडवांसेस। ठीक है, अभी अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एनपीए का टॉपिक। ठीक है, अभी हम लोग एनपीए का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ कुछ चीजें हैं जो मेरे को आपको बोलना है। ठीक है, एक है ड्राइंग पावर। ठीक है, एनपीए में ये दो टर्म्स के इफेक्ट आएंगे, और मतलब उसका लाइक लिंकेजेस भी आएंगे। तो पहले आप लोग ये जान लो कि ड्राइंग पावर और सैंक्शन पावर होता क्या है। ड्राइंग पावर और ये है सैंक्शन पावर, सैंक्शन लिमिट। सैंक्शन पावर क्या है? ठीक है, ड्राइंग पावर क्या है? इट इज generally addressed as डीपी। वो आपका वो इंस्टा और फेसबुक में लगाने वाला डीपी नहीं है, एड्रेस्ड एज डीपी। इट इज एन important important concept for each gas credit, for each gas credit। gas credit मतलब सी, मतलब जनरली उसको सीसी बोला जाता है। gas credit facility availed from banks and financial institutions। और ये जो ड्राइंग पावर है ना, ड्राइंग पावर is the limit up to which is the limit up to which a firm or company can withdraw। मैं आपका मतलब इसका एग्जांपल भी आपको दूंगा। ठीक है, फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दूंगा।
और सैंक्शन लिमिट क्या है? इट इज द टोटल एक्सपोजर, इट इज द टोटल एक्सपोजर that a bank can take on a particular client for facilities like cash credit, overdraft, export packing credit, non-funded exposure, etc. On the other hand, जो ड्राइंग पावर है, ड्राइंग पावर refers to the amount calculated based on प्राइमरी सिक्योरिटी लेस मार्जिन। मैं सब बोलूंगा आपको। लेस मार्जिन ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ठीक है, तो ड्राइंग पावर क्या है कि ये जनरली डीपी बोला जाता है। इसमें क्या है, ड्राइंग पावर इज अ लिमिट अप टू विच ए कंपनी और फर्म कैन विथड्रॉ फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल लिमिट सेक्शन। और सैंक्शन लिमिट क्या है कि ये टोटल एक्सपोजर है दैट ए बैंक कैन टेक ऑन ए पर्टिकुलर क्लाइंट like for the facilities like cash credit, overdraft, export packing credit, non-funded exposure, etc. ठीक है, एक एक ना कैलकुलेशन देख लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर, कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर। ठीक है, ऐसा होगा तो मैं पहले बना लूं फिर आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपको, मतलब आप पहले देख लो इसको, तो मैं टाइम तो देता ही हूँ, या फिर ये तो यूट्यूब वीडियो है, आप लिटरली
पॉज करके एक एक सेकंड एक एक फ्रेम पीछे करके आप देख सकते हो। पर्टिकुलर ऑफ करेंट एसेट। पहले लिखते हैं स्टॉक। कर ले स्टॉक एट रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है। लेस। ये बस आप फॉर्मली इधर मैं कुछ भी लिखूं, लाइक आप लिख सकते हो लेकिन पेंसिल से लिखना। तो क्या होगा, आपको पता है कि आप एग्जाम्पल लिख रहे हो, और ये एग्जाम्पल नहीं है, ये रियल वाला फॉर्मेट है, ये एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है। लिस्ट क्या है, अनपेड स्टॉक। अनपेड स्टॉक। तो इसमें क्या है, क्रेडिटर्स है। एक है एक्सेप्टेंस, ये एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट है। अरे भाई, क्या हैंडराइटिंग हो रहा है मेरा। ये तो एक्सेप्टेंस है, या तो लेटर ऑफ क्रेडिट है। मतलब कुछ भी हो सकता है, लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेप्टेंस। ठीक है। तो इधर जो बचेगा ना, इसको बोलेंगे पेड फॉर स्टॉक्स। ठीक है। इसमें क्या लेस करेंगे, मार्जिन। ठीक है। अभी क्या है, डेटर्स। टोटल डेटर्स लिखना। लेस इन एलिजिबल डेटर्स। तो क्या हो गया, एलिजिबल। अगर इनएलिजिबल हट गया तो ये सारे बचे क्या, एलिजिबल डेटर्स। इससे क्या लेस होगा,
मार्जिन टोटल डीपी क्या होगा, ए प्लस। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। ये है ड्राइंग पावर, ठीक है। सोचिए, एग्जांपल मैं इससे दूंगा, इस कलर इज इक्वल टू एग्जांपल। आप पेंसिल से करना ही है, ठीक है। अभी स्टॉक एट रियलाइजेबल वैल्यू फर्स्ट है, स्टॉक एट रियलाइजेबल वैल्यू। सोचिए, हम 1000 पकड़े। अनपेड स्टॉक और एक्सेप्टेंस सोचिए, ठीक है। पेड फॉर स्टॉक क्या है, अभी पेड फॉर स्टॉक निकला 400। मार्जिन सोचिए एट द रेट 25% सोचिए, तो इसका 25% क्या है, 100। तो कितना बचा, 300। इन एलिजिबल डेटर, टोटल डेटर, टोटल डेटर क्या है, 1000। इन एलिजिबल डेटर क्या है, सोचिए 200 है। तो एलिजिबल डेटर कितना निकला, 800। मार्जिन सोचिए एट द रेट 40%, 320। ठीक है, 480। तो टोटल डीपी कितना हुआ, 480 प्लस 300, 780। ये है कैलकुलेशन। और अभी मैं बोलूंगा ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट के ऊपर। नॉर्मली बैंक में क्या होता है, बैंक में क्या होता है, ये सोचिए एक बैंक है। अभी एक पर्सन है, ठीक है, गॉड, ठीक है। अभी उसको वर्किंग कैपिटल के लिए, मतलब बिजनेस का जो लाइक वर्किंग कैपिटल है, डे टू डे खर्चा, उसके लिए पैसा चाहिए। तो वो क्या किया, वो बैंक पे गया, वो बैंक पे गया, बैंक को बोला कि आप मुझे लोन, लोन तो नहीं मांगेगा, क्योंकि एक लोन लेना और एक वर्किंग कैपिटल लिए पैसा लेना, क्योंकि लोन पे क्या है कि बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत टाइम लगेगा, 20 साल का, बहुत दूर।
लेकिन वर्किंग कैपिटल में क्या है कि अभी आप सोचिए, जैसे क्रेडिट कार्ड है ना, कि क्रेडिट कार्ड में आपको पैसा दे दिया गया है, 50,000 रुपया दे दिया गया है। अभी क्या है कि आप 50,000 में से ये महीना 1,000 रुपए खर्च कर रहे हो, दूसरा महीना 10,000 20,000 खर्च कर रहे हो, तीसरा महीना कुछ नहीं खर्च कर रहे हो, ऐसा। वो लाइक जो भी रिक्वायरमेंट आएगा उस हिसाब से खर्चा। ठीक है, लोन ले लिए तो बस वो एक साथ आपको 20 लाख रुपए पकड़ा देगा कि भाई ले लो 20 लाख रुपए। तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी क्या है, ये बैंक में गया। अभी बैंक में क्या होता है कि बैंक चाहते हैं सिक्योरिटी। तो ये इसको बोलेगा कि भाई मुझे सिक्योरिटी दो। बैंक विल आस्क बैंक विल आस्क फॉर सिक्योरिटी। तो ये क्या करेगा, ये एक स्टॉक स्टेटमेंट देगा। स्टॉक स्टेटमेंट क्या है कि उस टाइम पे इसके पास कितने सारे स्टॉक या डेटा, ये है स्टॉक स्टेटमेंट। ये जो है ना, मतलब ये स्टॉक स्टेटमेंट नहीं है, ये कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर है, लेकिन ये एक स्टॉक स्टेटमेंट देगा जिसमें क्या है, स्टॉक और डेटर्स इन दोनों का लाइक एजिंग हुआ होगा, उनके ऊपर मतलब एक एजिंग शेड्यूल होता है। ठीक है, एजिंग शेड्यूल मतलब आप जैसे आर्टिकल से में आओगे ना तो आप पता चलेगा। एजिंग शेड्यूल होता है कि भाई 0 to 90 डेज, फिर 91 to 120 डेज, फिर 121 to 180 डेज, एंड मोर देन 180 डेज। ठीक है, ऐसा एक मतलब एजिंग शेड्यूल बनाया जाएगा कि इसमें इतने सारे डेटर्स इतने इतने मतलब इतने इतने ज्यादा टाइम के लिए है। नॉर्मली क्या करता है बैंक कि ये जो 0 to 90 डेज है ना, उसको ही कंसिडर किया जाता है, या फिर मैक्स मतलब ऐसा भी कंसिडर, कभी कभी 91 पे 120 डेज भी कंसिडर किया जाता है। वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। ये एक स्टॉक स्टेटमेंट देगा। अभी सोचिए, स्टॉक स्टेटमेंट में दिखाया गया है कि स्टॉक और डेटर्स मिला के वैल्यू आ रहा है, सोचिए 1 लाख। ठीक है, अभी बैंक क्या करता है, बैंक डायरेक्टली 1 लाख रुपए नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें से आप कितने सारे क्या बोलते हैं, कितने सारे बैड डेट भी होगा, बहुत सारी चीजें भी होगा। बैंक क्या करता है अपने सिक्योरिटी के लिए, ये जो 1 लाख का स्टॉक स्टेटमेंट, मतलब 1 लाख का अगर वो आप पैसा नहीं दे रहे हो तो बैंक ये स्टॉक को और डेटर्स को बेच करके अपना पैसा रिकवर कर लेगा। तो ये जो स्टॉक 1 लाख रुपए है ना, बैंक पहले ही अपने सेफ्टी के लिए वो ये कंसिडर ही नहीं करता है। कंसिडरेबल अमाउंट क्या है, हो जाता है, सोचिए कि 90,000, मतलब वो पहले ही 10% काट लिया अपने सिक्योरिटी के लिए कि 90,000 है। उससे भी, ये तो हो गया 90,000, उससे भी बैंक क्या करता है, जो 90,000 वैल्यू है उससे मार्जिन काटता है। ये जो मार्जिन है ना, ये जो आप देखे 40% 25%, ये जो 90%, सोचिए 20%। ठीक है, इससे भी ये 90,000 से मार्जिन काटता है। सोचिए मार्जिन एट द रेट 20%। उसके बाद वैल्यू कितना है, 90,000 माइनस 18,000, 20% ऑफ 90,000 इक्वल टू 62,000। ठीक है, नहीं 72,000। तो ये हो गया सैंक्शन लिमिट। ये है मैक्सिमम अमाउंट जो जो गौरव एक टाइम पे निकाल सकता है, मैक्सिमम अमाउंट। सैंक्शन लिमिट। ठीक है, अभी क्या है, अभी स्टॉक स्टेटमेंट में क्या है, ये 72,000 का सैंक्शन लिमिट तो दे दिया। अभी क्या है कि स्टॉक स्टेटमेंट एक मंथ के लिए, सोचिए जनवरी में पैसा लिया गया है, तो 72,000 सैंक्शन लिमिट हो गया, मतलब मैक्स टू मैक्स इस बंदे को 72,000 रुपए तक ही बैंक दे सकता है। ठीक है, अभी सोचिए ये जो 72,000 का
सॉरी, हाँ, सोचिए, स्टॉक स्टेटमेंट इसका 90,000, 90,000, हाँ, रुकिए रुकिए, 90,000 है सैंक्शन लिमिट, ठीक है, 72,000 हो गया कि ड्राइंग पावर, क्योंकि इसमें सैंक्शन लिमिट से मार्जिन कट गया ना। सैंक्शन लिमिट से अगर मार्जिन नहीं कटता तब वो होता सैंक्शन लिमिट, अगर मतलब जो भी पैसे से मार्जिन कट गया ना, तो वो हो गया ड्राइंग पावर, सोचिए। और ये क्या है, 90,000 क्या है? सैंक्शन लिमिट मतलब मैक्स आप इतना दे सकते हो, ठीक है। 18,000 कट गया मार्जिन का, और 72,000 हो गया ड्राइंग पावर। अभी सोचिए कि बोला गया है कि जो मतलब स्टॉक वैल्यू होगा उसका 20% अगर आप काट लोगे, ठीक है, तो ड्राइंग पावर हो गया, ठीक है। अभी सोचिए, ये 72,000 है, ये एक मंथ का, ये है अप्रैल मंथ का, सोचिए। मई आते आते, जब मई आया, उसका सोचिए स्टॉक स्टेटमेंट का वैल्यू हो गया, ये 90,000 है ना, स्टॉक स्टेटमेंट का वैल्यू हो गया, सोचिए, स्टॉक स्टेटमेंट का वैल्यू हो गया 1.5 लाख। स्टॉक स्टेटमेंट का वैल्यू हो गया 1.5 लाख। तो इससे अगर 10% हम लोग काट भी देना, तो भी 1,35,000 आया। अगर 10% काट भी दिए तब भी 1,35,000 आया। ये जो 1,35,000 है, इसका अगर 20% काटे हम, तो 13,000, 26,500, 26,000, रुकिए रुकिए, हाँ, और 500 इंटू 2,000, 27,000, मतलब 1,08,000 के करीब, लेस 20% मार्जिन। भाई क्या हो रहा है, लेस 20%, पता नहीं क्या हो रहा है। ओ अच्छा, इसका ना शायद पेन का वो, लेस 20% मार्जिन, हाँ, पेन का टाइम हो गया शायद बनने का। अरे, ये हम क्या लिख रहे हैं, 108%, 1,08,000 का, सोचिए वैल्यू। ये जो 1,08,000 है, हम लोगों का सैंक्शन लिमिट कितना है? हम लोगों का सैंक्शन लिमिट ही 90,000 है। मतलब एक टाइम पे बैंक सबसे ज्यादा 90,000, मैक्स टू मैक्स 90,000 ही दे सकता है इसको, गौरव को। लेकिन ये दे दिया 1,08,000, तो 18,000 तो ज्यादा है ना, 18,000 ज्यादा है। ये हो गया हम लोगों का प्रॉब्लम। मतलब ये होना नहीं चाहिए हर टाइम, तो ये तो मतलब नॉर्मल रूल है कि सैंक्शन लिमिट से ज्यादा ड्राइंग पावर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सैंक्शन लिमिट मैक्सिमम लेवल है कि उतना तक मैक्सिमम जा सकता है कोई बंदा, मतलब कोई बैंक किसी को लोन देने के लिए। ये क्या है, ये 18,000, तो इसका क्या इफेक्ट होता है ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग एनपीए पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो अभी हम लोगों का बाकी है, एक है मतलब क्लासिफिकेशन एज पर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एज पर आरबीआई नो। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस नॉर्मली तो हम लोग पढ़े कि एज पर बैंक नॉर्मली क्या होता है, लेकिन जो क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस है वो एज पर आरबीआई क्या है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। बस अगर वो देख लिया, फिर छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा, तो हम लोग कल ही करते हैं। क्योंकि एनपीए क्या है, एनपीए आप बीच में नहीं छोड़ सकते,
तो एनपीए एक ऐसा टॉपिक है कि उसको प्रॉपर करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, एक छोटा छोटा जो टॉपिक है पहले वो कर लेते हैं, कल बस एनपीए कर लेंगे तो आप लोगों का जल्दी छुट्टी हो जाएगा। नहीं, इसके बाद एनपीए होना चाहिए, तो क्या एक फ्लो बनेगा। ठीक है, कोई ना, हम लोग बाद में कर लेंगे, कल ही कर लेंगे सारे। बाय।